स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। एक महीने भी नहीं हुआ बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के मामले को लेकर दोस्तों, लेकिन अब एक बड़े नेता नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री ही इस्तीफा देने को हो चुके हैं तैयार। बताएंगे कैसे विपक्ष के पास है सुनहरा मौका एक बड़े मोदी सरकार के मंत्री को ही केंद्र से हटाने का। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, राज्यसभा का पूरा समीकरण आप तक लेकर आएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे हिजाब कांड वाले मामले को लेकर नुसरत की ओर से ऐसा क्या किया गया कि आखिर अचानक से बिहार सरकार में जबरदस्त तरीके का दबाव चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी अपडेट तो सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके एनडीए गठबंधन में बीजेपी से सबका मोह भंग होगा और इसी तरीके से एक के बाद एक विकेट गिरने को होंगे तैयार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 14 नवंबर 2025 को चुनाव के नतीजे सामने आते हैं और बिहार के अंदर सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है दोस्तों। ऐसे में जीतन राम मांझी जो उम्मीद कर रहे थे कि उनको एक मंत्रालय मिलेगा वो तो मिल गया दोस्तों, लेकिन जो वादा एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी से किया था वो ये था कि उनको तकरीबन 2 दर्जन सीटें विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दी जाएगी, जैसा जीतन राम मांझी दावा कर रहे थे दोस्तों। और अंत तक सीट बंटवारे तक 15 सीटों पर अड़े हुए थे, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी मात्र 6 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हो गए दोस्तों, यानी वहां भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। इसके बाद उनसे राज्यसभा के सीटों का जो वादा किया गया था दोस्तों उसे लेकर भी मात्र 1 महीने के अंदर ही आईना दिखा दिया गया और जीतन राम मांझी को एक भी सीटें लड़ने के लिए नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि जनवरी के महीने में कुछ दिनों के बाद राज्यसभा की 6 सीटों पर वोट डाला जाएगा, यानी 6 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें से 2 पर जनता दल यूनाइटेड, 2 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी को दिया जाएगा दोस्तों। अभी दिक्कत यह है कि इन तीनों ने आपस में मिलकर 5 सीटें बांट ली। जो 6ठी सीट है उसके लिए एनडीए गठबंधन के पास सीटों का नंबर ही नहीं है दोस्तों, यानी उनको तकरीबन 10 और विधायकों का समर्थन चाहिए और अगर महागठबंधन के 10 विधायक तोड़ पाएगा एनडीए गठबंधन तभी जाकर उनका खुद का राज्यसभा का मेंबर चुना जाएगा दोस्तों, यानी 6ठी सीट को लेकर ही पूरा संग्राम शुरू हो चुका है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जीतन राम मांझी को 6ठी सीट देना चाहती है, यानी जहां पर टोटल 35 विधायकों का समर्थन चाहिए तो एनडीए गठबंधन के पास 6ठी सीट के लिए मात्र 27 विधायकों का समर्थन है। और इन्हीं बातों पर पारा चढ़ गया दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने मीडिया के माध्यम से बीजेपी को सबसे बड़ा बेईमान बता दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि यदि इस बार मुझे राज्यसभा की सीटें नहीं दी जाती, यानी जो वादा किया गया है उसके अनुसार राज्यसभा की सीट नहीं दी गई, तो वे ना केवल मंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देंगे, यानी मोदी सरकार का कैबिनेट पोस्ट छोड़ेंगे, बल्कि एनडीए गठबंधन से भी अपना नाता तोड़ देंगे। जीतन राम मांझी कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय में मुझे राज्यसभा सीट देने का वादा किया गया था, अब यदि वादा पूरा नहीं किया गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। मांझी ने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा तक हम लोगों को कम करके आंका गया, कम सीटें दी गई, इसके बावजूद हम लोग शांत रहे। जीतन राम मांझी ने मंच से अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री संतोष कुमार सुमन को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में बने रहना है तो जोखिम लेना पड़ता है, यानी वो कहना चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन से अगर अलग होकर लड़ना पड़े तब भी मैदान में उतरो, क्योंकि जोखिम लोगे तभी राजनीति लंबा कर पाओगे। क्योंकि जीतन राम मांझी के बेटे को मनाने की कोशिश बीजेपी करेगी दोस्तों, कम पर ही मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन मांझी इस तरीके के मंजे हुए नेता है, उन्हें पता है कि राजनीति में थोड़े रिस्क तो लेने पड़ते हैं। ऐसे में अपने बेटे की ओर संकेत करते हुए अपने बेटे को कह रहे हैं कि रिस्क लेना चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार अगर राज्यसभा की सीट नहीं दी गई तो एनडीए से नाता तोड़ेंगे। मंच से अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी उन्होंने ये बात स्पष्ट तौर पर कहा कि मन छोटा मत करिए, बीजेपी से लड़ाई के लिए तैयार रहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमें कमजोर समझा गया तो हम अलग रास्ते पर चलने के लिए निकलेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मांझी ने हम पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दिलाने का भी आह्वान किया दोस्तों। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हम 100 सीटों का लक्ष्य रखेंगे, यदि लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तो आंदोलन और संघर्ष के लिए भी तैयार रहिए। हम लोग पूरी तरीके से नए तरीके जोखिम अपनाने को तैयार है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जीतन राम मांझी को राज्यसभा की सीट कम से कम इस राज्यसभा के चुनाव में तो मिलने वाला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो 6ठी सीट पर लड़ने के लिए बोला जाएगा, जहां पर पहले से ही महागठबंधन के पास 35 विधायकों का समर्थन है प्लस 4 एआईएमआईएम के समर्थन है, तो टोटल 39-40 के आसपास उनके पास समर्थन का वोट है दोस्तों। तो आराम से महागठबंधन अपना खुद का राज्यसभा मेंबर बना लेगा, लेकिन रह जाएंगे जीतन राम मांझी। अब मांझी को पता है कि महागठबंधन के पास मौका है खुद का राज्यसभा मेंबर बनाने का। ऐसे में दोस्तों मांझी हो सकता है कि महागठबंधन के साथ में आ जाए। कुल मिलाकर जीतन राम मांझी खुलकर बीजेपी का नाम लेकर बोल रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धोखाधड़ी किए जाने से परेशान आ चुके हैं और अब नया रास्ता अपनाना चाहते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन के पास मौका है कि वो जीतन राम मांझी को साथ में लेकर आए, और साथ लाने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो सिंपल सा तरीका यह है कि महागठबंधन अपने उम्मीदवार को जीतन राम मांझी के टिकट पर चुनाव लड़वा दे राज्यसभा का, जिससे उम्मीदवार अपना रहेगा, तो ये सुरक्षा रहेगी कि अगर मांझी वापस से एनडीए गठबंधन में जाने की कोशिश करेंगे तो उम्मीदवार भागकर महागठबंधन में आ जाएगा।
कुल मिलाकर दोस्तों अगर जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की कैबिनेट से अलग होते हैं यानी केंद्र की मोदी सरकार से अलग होते हैं तो मैसेज क्लियर कर जाएगा कि दलित समाज के लोगों का नेतृत्व करने वाले एक मंत्री, एक वरिष्ठ नेता को किस तरीके से बीजेपी वाले केवल वोट के लिए अपने साथ में रख रहे हैं और उनसे किए गए वादे पर बार बार धोखाधड़ी की जा रही है। दो शब्द जरूर लिखा बताएगा, ज्यादा से ज्यादा अपडेट को अपने लोगों तक पहुंचाइएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक बड़े फर्जीवाड़ा में पकड़े गए हैं। दोस्तों बीजेपी के बिहार के कोषा अध्यक्ष और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राकेश तिवारी के खिलाफ पटना पुलिस ने फर्जीवाड़ा और जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात करने के साथ साथ फर्जी दस्तावेज से जुड़े गंभीर फ्रॉडिज्म करने का एफआईआर दर्ज किया है। राकेश तिवारी पर मृत व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर करके बैंक से 30 लाख रुपए निकालने का आरोप लगाया गया। ये वाकया पिछले साल का है। पुलिस ने बीजेपी के कोषाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज करने से मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने बाद में दखल दिया तो उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार राकेश तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद 30 लाख रुपए के धोखाधड़ी का मामला सबके सामने आया है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर फर्जीवाड़ा ना करे, धोखाधड़ी ना करे तो फिर ये तो बीजेपी वाली बात नहीं रहेगी। यही बड़ा कारण है कि फर्जीवाड़ा में नेता जरूर पकड़े जाते हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, इस तरीके के फर्जीवाड़ा का यानी कोषा अध्यक्ष बीजेपी का क्या भाजपा ने यही सिखाया है अपने नेता को कि वो एक मृत व्यक्ति के अकाउंट से पैसा उड़ा ले रहा है, वो फर्जी हस्ताक्षर करके? क्या भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में भी इसी तरीके की चीजें इस व्यक्ति ने की है? ये भी एक बड़ा सवाल है दोस्तों। भाजपा वालों को इस पर भी देखना चाहिए कि क्या बीजेपी से सीखकर बीजेपी के नेता ने कहीं बीजेपी को ही तो चुना नहीं लगा दिया। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मनरेगा योजना के नाम बदलने के साथ साथ मनरेगा योजना में किए जा रहे कई तरीके के परिवर्तन को लेकर नाराज है। कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन को लेकर एक नई हवा देनी शुरू कर दी है। दोस्तों कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को कहा कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना उनकी दोबारा से हत्या करने जैसा है। गांधी जी को एक बार 30 जनवरी 1948 को मारा गया और दूसरी बार तब मारा गया जब उनके नाम को मनरेगा से हटाकर उनके नाम की जगह कुछ और ऐड कर दिया गया और एक तरीके से मनरेगा का भारी अपमान किया गया है। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि महात्मा गांधी का अपमान के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के लिए जो एक सामाजिक सुरक्षा है, यानी जो उनके लिए रोजगार के 100 दिनों की गारंटी है, जिसे पूरा नहीं कर पा रही बीजेपी सरकार और औसतन मात्र 43-44 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवा पा रही है, उसके बावजूद इस योजना से कुछ तो लोगों को फायदा मिल ही रहा था दोस्तों। लेकिन अब जो नई योजना लेकर आए गए हैं उसमें 40% योगदान राज्य सरकार से लिया जाएगा और राज्य सरकार एक पैसा केंद्र के योजना पर नहीं देती है। ये लगभग हर जगह का हाल है और जितनी भी योजना ऐसी बनाई गई है जिसमें केंद्र की योजना में राज्य के पैसे पर निर्भरता दिखाई गई, वो योजना लगभग फ्लॉप ही रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि मनरेगा अगर फ्लॉप होता है तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी और इस पर ध्यान देने की जरूरत है, तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार की राजनीति में हिजाब कांड ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। दोस्तों वो थमने की बजाय अब एक और रहस्यमयी मोड़ पर आ गया है। जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का वीडियो वायरल हुआ था, नीतीश कुमार ने अभद्र हरकतें की थी दोस्तों, अब पटना के अंदर मुख्यमंत्री सचिवालय में शुरू हुई ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर सवाल नौकरी का नहीं बल्कि आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पसंद का बन गया है। दोस्तों क्या एक पल की ये घटना ने नुसरत के करियर पर ब्रेक लगा दिया है? ये बड़ा सवाल है। हर जगह हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो डॉक्टर कहां गायब हो गया जिसे खुद मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र तक सौंपा था। बिहार सरकार ने आयुष डॉक्टर की बहाली के लिए बड़े अरमानों के साथ नियुक्ति पत्र बांटे गए थे दोस्तों, लेकिन नुसरत परवीन ने अभी तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। ऐसे में जो जानकारी थी उसके अनुसार 20 तारीख को नियुक्ति का अंतिम दिन था, लेकिन वो अंतिम दिन पूरा हो गया। इसके बावजूद नियुक्ति नहीं हुई नुसरत की, तो फिर उन्होंने सरकार ने फैसला लिया कि डेट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है दोस्तों, यानी वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर रही है। अब सवाल घूम फिर कर यही है कि आखिर क्या होने वाला है? क्या नुसरत कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगी? क्या इस्तीफा देंगी और उसके बाद हायर एजुकेशन में जाएंगी? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि जब तक नीतीश कुमार माफी ना मांगे और जब तक गिरिराज सिंह बड़बोलेपन के लिए गिरिराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज ना किया जाए, तब तक नुसरत कहीं ना कहीं इस तरीके की नौकरी ज्वाइन करने से पहले 10 बार सोचेंगी दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये पूरी तरीके से आत्मसम्मान का मामला बन चुका है और एक मुख्यमंत्री ने ऐसी अभद्रता की है जिस पर मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगता, तो ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है। कम से कम मुख्यमंत्री को माफी तो मांगनी चाहिए। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी मानते हैं कि नुसरत एकदम सही कर रही है तो लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आया है दोस्तों। मोहन भागवत कहते हैं कि चरखा चला चलाकर स्वराज मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस पर रवीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि 1942 के आंदोलन के समय अंग्रेजों के चरखे से इतनी चिढ़ थी और डर था कि खोज कर चरखों को नष्ट किया जा रहा था, यानी अंग्रेजों के द्वारा चरखे नष्ट किए जा रहे थे। इतिहास अगर पता होता तो शायद मोहन भागवत को यह पता होता, लेकिन रवीश कुमार ने इतिहास की कुछ सीख देते हुए बताया कि 1942 के आंदोलन के समय में अंग्रेज काफी ज्यादा चरखे से चिढ़ रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे। इसका फायदा उठाकर अंग्रेज सेना
सेना चरखे पर टूट पड़ी थी, यानी अंग्रेजी सेनाओं ने पूरी तरीके से चरखे को बर्बाद करने की कोशिश की। कुल मिलाकर दोस्तों चरखा कोई हथियार नहीं था जिसे उठाकर अंग्रेजों को मारा गया और अंग्रेज भाग गए। चरखा एक प्रतीकात्मक सोच के संकेत थे। संदेश था ऐसा कि महात्मा गांधी ने चरखा चलाया, यानी स्वदेशी की और देश के लोगों को आगे किया। फिर हर घर के अंदर चरखा था तो लोग चरखा चला चला कर मैसेज देना चाहते थे अंग्रेजों को कि वे लोग यानी भारतीय लोग भारत के अंदर स्वराज को ही केवल स्वीकार करेंगे, यानी स्वयं के राज को स्वीकार करेंगे। जब चरखा हाथ में है तो प्रतीकात्मक तौर पर चरखा कैसे चलेगा ये आम जनता तय कर रही है, भारतवासी तय कर रहे हैं कि चरखा कैसे चलेगा। यानी चरखा एक तरीके से देश का प्रतीक है और चलाने वाला स्वराज की ओर संकेत दे रहा है। यानी चरखा एक प्रतीकात्मक आंदोलन का एक तरीका था दोस्तों। और वैसे भी अगर चरखे से आंदोलन में आजादी नहीं मिली, भारत के प्रतीकात्मक चरखे के आंदोलन के कारण अंग्रेज डरे नहीं, तो आखिर वो तोड़ क्यों रहे थे चरखे जा जाकर। सबको पता है कि चरखा महात्मा गांधी का प्रतीक चिन्ह था और उसे जनता ने स्वीकार करके महात्मा गांधी के आंदोलन के प्रति अपनी स्वीकृति दी थी। रवीश कुमार ने यही पाठ पढ़ाया आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि मोहन भागवत को एक बार थोड़ी किताबें जाकर इतिहास की पढ़नी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर चरखा एक प्रतीकात्मक तौर पर कितना बड़ा असर डालता है। यही आरएसएस और बीजेपी वाले लोग हैं दोस्तों जो दावा करते हैं कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में नरेंद्र मोदी जी ने जो थाली और ताली बजवाई थी वो इसलिए बजवाई थी ताकि डॉक्टरों का हौसला बढ़ाया जाए, और थाली और ताली प्रतीक थे कोरोना के खिलाफ लड़ाई के। लेकिन भारत की आजादी के टाइम में चरखे को प्रतीकात्मक विरोध का तरीका नहीं माना जा रहा आरएसएस वालों के द्वारा। दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों इस तरीके की मानसिकता के बारे में जो अपने बारी में एकदम इलॉजिकल हो जाते हैं और प्रतीकात्मक बातें बताने लगते हैं, लेकिन जब दूसरे की बात आती है, कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलवाई, महात्मा गांधी चरखे को प्रमोट करते थे, तब दिमाग लगाने लगते हैं और कहते हैं कि ये प्रतीकात्मक नहीं, ये कोई हथियार तो नहीं था, हथियार से ही हमको आजादी मिली है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि इन्हें केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से नफरत है इसीलिए इस तरीके की बातें करते हैं, वरना देश की जनता चरखे के साथ आंदोलन में मैदान में उतरी हुई थी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को पारिवारिक मूल्यों और जनसंख्या के मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। दोस्तों इस दौरान उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप की बढ़ती संस्कृति के प्रचार निशाना साधते हुए इससे बचने के लिए लोगों को हिदायत दी। दोस्तों भागवत ने स्पष्ट कहा कि विवाह और परिवार का अर्थ केवल शारीरिक संतुष्टि ये नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से समाज के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण इकाई होती है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि आज समाज की पीढ़ियां जिम्मेदारी लेने से कतरा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आप शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो सिर्फ सुख का तलाश करेंगे तो समाज कैसे चलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों को पाठ पढ़ा रहे हैं कि उनको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। आप लोग दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा मोहन भागवत के बारे में जो लिव इन रिलेशनशिप और तमाम तरीके की बातों को लेकर राय दे रहे हैं। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर उत्तर प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की पेशी पर वाराणसी भेजे जाने के दौरान प्रयोग किए गए वाहन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके अधिवक्ता के जरिए सवाल उठाते हुए दावा किया गया है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी को बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी से वाराणसी भेजा गया था। परिवहन विभाग के पोर्टल पर वाहन का फिटनेस भी 4 साल पहले ही समाप्त हो चुका है, ये जानकारी मिल रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत पर मामले की जांच कराई जाएगी। लखनऊ के गोमती नगर के विराम खंड निवासी अमिताभ ठाकुर ने 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए अपनी पत्नी के नाम पर औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट खरीदा था। ऐसा दावा करते हुए उनके खिलाफ कुछ महीनों पहले एफआईआर दर्ज की गई और चलती ट्रेन से उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इस मामले पर अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं ने नाराजगी जताई और इस तरीके की कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठाई थी दोस्तों। लेकिन अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तो जिस वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी पूरी तरीके से इलीगल वाहन ही है, क्योंकि उसकी फिटनेस भी नहीं है। और ऐसे वाहनों में अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा तो फिर अगर कुछ नुकसान होता है तो उसका हर्जाना कौन देगा। और अमिताभ ठाकुर क्योंकि एक जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, जबरन उनको रिटायर्ड करवा दिया गया था दोस्तों। और उनके वकील समेत सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से पूरा सिस्टम चलना चाहिए और इसीलिए हर मुद्दे पर इनको घेरा जा रहा है भाजपा की सरकार को, पुलिस वालों को। और कुछ दिनों में ही देखना कि इन्हें जमानत दे दी जाएगी, क्योंकि आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर जानते हैं पूरे सिस्टम को दोस्तों, और हर एक चीज पर पूरे सिस्टम को एक्सपोज करेंगे। पुलिस के वाहन के फिटनेस को लेकर जो ये एक्सपोज किया गया है, इससे भी कहीं ना कहीं पुलिस वालों को और ज्यादा दबाव झेलना पड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं कि धीरे धीरे करके अमिताभ ठाकुर और ज्यादा इनकी पोल खोलेंगे तो लिखकर जरूर बताएगा। और वैसे भी अमिताभ ठाकुर पर 3-4 महीने पहले ही एफआईआर दर्ज की गई है। इससे शक और शंका होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है दोस्तों। जिस तरीके से इनके खिलाफ 1999 वाले मामले पर कुछ महीनों पहले ही एफआईआर दर्ज की गई और अचानक से फिर अरेस्ट भी किया गया था। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चुनावी वादों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, उन्होंने चुनाव के समय किए गए वादों को पूरा करने में राज्य को भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा बयान देते हुए केंद्र सरकार को राज्य की मदद के लिए आगे आना चाहिए, ऐसा बयान दिया। कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि चुनाव के दौरान राजनीतिक मजबूरियों के चलते कई तरीके की घोषणाएं करनी पड़ती है, लेकिन बाद में इन्हें पूरा करना राज्य के बजट के लिए पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तो बजट पर भारी दबाव बनता है। इसी वजह से आज राज्य की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है, केंद्रीय मदद की बहुत जरूरत है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भोपाल में केंद्रीय आवास पर शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने खुलकर राज्य के बजट की स्थिति को लेकर बयान दिया है दोस्तों, और बताया है कि राज्य के बजट की स्थिति काफी ज्यादा डामाडोल है, यानी जिस तरीके से राज्य में चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही थी दोस्तों, और चुनाव जीतने के लिए महिलाओं के लिए एक पॉलिसी लेकर आया गया था, यानी लाडली बहन योजना के नाम पर जमकर पैसा लुटाया गया। इस कारण राज्य के बजट पर भारी प्रभाव पड़ा और जिन लोगों तक ये पैसा पहुंचने वाला था दोस्तों, वो पहुंचा भी नहीं, यानी बीच में भ्रष्टाचार के भी बड़े मामले सामने आए। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे अगर आप भी मानते हैं कि इस तरीके की रेवड़ियां बांटने से प्रदेश का भला नहीं हो सकता और बीजेपी वाले जानबूझकर रेवड़ियां बांट रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 20-25 साल की अपनी सरकार में कुछ काम तो किया नहीं है और इनको डर लग रहा है कि जनता सत्ता से बाहर ना कर दे, तो रेवड़ियां बांट रहे हैं इतने साल सरकार चलाने के बाद। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी वालों को भी हार का डर सता रहा है, इसीलिए राज्य के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालकर जैसे तैसे सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं और राज्य का बजट बर्बाद होगा तो इससे बीजेपी का तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है दोस्तों। मान लीजिए कि जनता अब भड़क जाए और बीजेपी की सरकार को उखाड़कर फेंक दे और नई सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में बना दे, तो फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनके पास तो बजट होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से ही बजट खाली कर दिया गया है और अगले साल यूज होने वाले बजट को पहले ही लाडली बहन योजना के नाम पर अगर बांट दिया जाएगा तो फिर राज्य का बजट तो रिकवरी में ही 4-5 साल लग जाएंगे और तब तक कोई सरकार अगर परिवर्तन होकर बनेगी भी तो वो भी कुछ कर नहीं पाएगी, उससे कहीं ना कहीं उस सरकार के ऊपर ही पूरा बर्डन आ जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीवी ग्राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के प्रमुख ग्रामीण रोजगार योजना में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है। इस मंजूरी के बाद करीब 2 दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MG नरेगा अब नए कानूनी ढांचे में तब्दील कर दिया गया है। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 के विजन को 2047 के दृष्टि को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये कानून लेकर आया गया है। अब 100 दिन की जगह 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जा रही है। हालांकि दोस्तों ये गारंटी वारंटी कुछ है नहीं, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आज की स्थिति में केवल 43 दिनों का रोजगार एवरेज पहुंचा पा रही है ग्रामीण स्तर पर, तो जब 100 दिन का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही तो फिर 125 दिन का टारगेट कैसे पूरा होगा। और अभी तो केंद्र का पूरा लगभग बजट मनरेगा के लिए जाता है दोस्तों, यानी मनरेगा में केंद्र सरकार लगभग सारा पैसा देती है, लेकिन अब अगर राज्य सरकार से भी 60% की वसूली की जाएगी तो कैसे ये योजना सफल हो पाएगा, इसको समझ पाना ही काफी मुश्किल है दोस्तों। और वैसे भी बीजेपी वाले जब भी कानून नया बनाते हैं या फिर पुराने कानून को नए ढंग से रंगने की कोशिश करते हैं तो वो सफल होता भी नहीं है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे MG नरेगा कांग्रेस पार्टी की योजना है जो एकदम 100% डंके की चोट पर सफल योजना है। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आकर कांग्रेस पार्टी की सरकार की इस योजना की तारीफ कर चुके हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी RTI कानून लेकर आई, वो भी पूरी तरीके से सफल हुआ दोस्तों। ट्रांसपेरेंसी एक बड़े लेवल पर देश भर के अंदर देखने को मिली। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया दोस्तों, जिसमें कई तरीके की योजनाएं लेकर आए। मिड डे मील जैसी योजनाएं भी सफल हुई और महिलाओं को लड़कियों को फ्री एजुकेशन का भी कांग्रेस पार्टी का प्रयास काफी सफल हुआ। इस तरीके से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और तमाम तरीके की चीजें कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा के क्षेत्र में किया और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर उनके पास कई तरीके की सफल योजनाओं को गिनवाने का पूरा एक लिस्ट है दोस्तों। लेकिन बीजेपी की पिछले 12 साल की सरकार में कौन सी योजना सफल हुई है ये बताने के लिए भाजपा वालों के पास 1-2 योजना हो जाए तो भी वो बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों, क्योंकि नोटबंदी से लेकर GST से लेकर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अमृत योजना सबके सब धाराशाही हो चुके हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सफल योजनाओं से चिढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, और इसीलिए नाम बदलकर और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाकर जैसे तैसे कांग्रेस की योजनाओं को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से जुड़ा हुआ मामला था दोस्तों, उसमें भी कानूनी संशोधन किया गया ताकि इंफॉर्मेशन कमिश्नरों को भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कमजोर किया जाए और पारदर्शिता को लेकर जो ये नियम आए थे इन्हें कहीं ना कहीं बर्बाद किया जाए। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
ड्यूटी का लंबा समय और लगातार तबादले और हर पल जोखिम पुलिसकर्मियों की जिंदगी के लिए चुनौती भरी होती है। इस बीच सबसे बड़ी चिंता अगर होती है तो बच्चों की पढ़ाई और परिवार की बुनियादी सुविधाएं। अब बिहार सरकार ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए एक कदम उठाने का दावा किया है। दोस्तों, राज्य के सभी 40 पुलिस लाइनों में जल्द से जल्द आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे ताकि पुलिस कर्मियों के बच्चों को बेहतर और निरंतर शिक्षा मिल सके। इस ऐलान के साथ ही पुलिस लाइन में तस्वीर अब सिर्फ तैनाती स्थल की नहीं बल्कि शिक्षा और सुविधा के केंद्र की बनाने की जा रही है। यह घोषणा उप मुख्यमंत्री और सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने की है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय स्थित सरदार पटेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यह दावा किया है। हालांकि अभी तक केवल ऐलान ही है। अब देखते हैं क्या यह वाकई इंप्लीमेंट हो पाएगा या फिर हवाबाजी ही रहेगी। साथ साथ महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को बंपर जीत मिली है। रविवार को 288 में से 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के रिजल्ट में महायुति 215 पर जीत गई। हालांकि अभी भी काउंटिंग जारी है दोस्तों। अंतिम रिजल्ट जब तक सामने नहीं आते तब तक कहा जा सकता है कि महायुति यानी एनडीए गठबंधन वालों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है और ईवीएम से इलेक्शन करवाया गया था, जो जानकारी मिली है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस 31, शिवसेना उद्धव ठाकरे 10 और शरद पवार एनसीपी को 10 सीटें मिली है, 22 सीटें अन्य को मिली है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इससे जुड़े आगे भी पहुंचती रहे। साथ साथ दोस्तों, दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा है कि आरोपी को सीएम पर हमला करना आसान लगा। पहली नजर में यह आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास जैसा मामला दिखाई देता है। एडिशनल सेशन जज एकता गौबा मान ने आरोपी सकरिया और राजेश भाई खिमजी और सैयद तहसीन रजा रफीउल्लाह शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के विभिन्न धाराओं में आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। इनमें आरोपियों के ऊपर हत्या का प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले दर्ज किए गए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं, आपको जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।